ओके एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन 20 मिनट्स। तो सबसे पहली बात, आपका जो फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो। ठीक है, कई सारे लोग फ्लूइड का मतलब लिक्विड समझते हैं। एक्चुअली हम लोग फ्लूइड में हमेशा एग्जांपल लिक्विड का लेते हैं। ठीक है, पानी का एग्जांपल ले लेते हैं हमेशा, लेकिन फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं होता है। गैस अगर फ्लो कर रही है तो उसे भी हम लोग फ्लूइड ही बोलेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो, फ्लूइड दो तरीके से हो सकता है, एक रेस्ट पे हो सकता है, एक मोशन में हो सकता है। तो बेसिकली ये चैप्टर आपका इन्हीं दो मेन पार्ट्स में बटा हुआ है। ओके, तो फ्लूइड एट रेस्ट में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है प्रेशर की। अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पर है तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा। तो प्रेशर आप लोग जानते हो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर दबाव, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया अगर इसका फॉर्मूला है तो इसकी यूनिट ऑब्वियसली होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके डायमेंशंस की बात करो तो इसका डायमेंशन होता है L-1 M1 T-2। ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है, मतलब बेसिकली आप अगर किसी चीज को पानी में डाल दो तो उस पानी का उस पर कितना प्रेशर लगेगा वो चीज आप कैसे पता कर सकते हो? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? P = ρgh चाहिए। तो इसका सिंपल सा डेरिवेशन आप देख सकते हो। मान लो आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है और इसमें फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड ले सकते हो, वाटर मान लो। तो मान लो आपके पास इसमें वाटर है, ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा वाटर भरा पड़ा है। तो वाटर में से आपने क्या किया? सिलेंड्रिकल पार्ट को कट किया जिसकी हाइट h है, ठीक है। और ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, बेसिकली ये सिलेंडर किसका है? वाटर का ही है। उस पानी में ही आपने एक सिलेंड्रिकल शेप अज्यूम कर लिया है, कोई बाहर से लाके सिलेंडर इसमें नहीं डाल रहे हो। ठीक है। अच्छा, तो प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो बेसिकली इस सिलेंडर का कितना फोर्स लग रहा है? mg। तो ये हो गया mg अपॉन एरिया। अब मास को आप क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू हाइट अपॉन एरिया। एरिया खत्म, तो ये आ गया ρhg, जिसी को आप ρgh बोल देते हो। तो यहाँ से इसका सिंपल सा डेरिवेशन होता है। h होती है डेप्थ, ठीक है, कितने डेप्थ में कौन सी चीज है। तो जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाओगे उतना ही ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। व्हाट इज रो? डेंसिटी ऑफ वाटर या फिर डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड जिस पर भी आप बात कर रहे हो। जी क्या है? ग्रेविटी। एच क्या है? डेप्थ या फिर हाइट, कितनी हाइट के अंदर वो है। ठीक है, जैसे आप लोगों को बोल दिया कि एक बॉल को 10 मीटर अंदर डाल दिया गया पानी में, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई? 10 मीटर। जी की वैल्यू 9.8। डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे बोला है, तो डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हालांकि वो आपको एग्जाम में दिया रहेगा, जितना भी आपको लेना रहेगा। तो ρgh कर दो, आंसर आ जाएगा कितना प्रेशर लग रहा होगा। ठीक। अच्छा, अभी हम लोग बात करते हैं प्रेशर के टाइप्स की। तो देखो, आप लोगों ने कई सारे प्रेशर के नाम सुने होंगे। जैसे दो बहुत आपने सुना होगा, एक सुना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक सुना होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, ये दो आपने जरूर सुना होगा। एक और होता है गेज प्रेशर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो बेसिक से समझते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है वो। ठीक है, एटमॉस्फेयर में देखो गैसेज हैं, ठीक है, तो बेसिकली उसमें भी फ्लूइड है। तो बेसिकली वो हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, यू विल नॉट बिलीव, इट इज 1.01325। इस क्वांटिटी को छोड़ दो, 10⁵ पास्कल। इतना ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर लगता है, मतलब 1,00,000 पास्कल। और पास्कल क्या है? पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो है यूनिट, लेकिन पास्कल लिखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और 1 atm को आप लोग क्या लिख सकते हो? अदर क्वांटिटीज में आप लिख सकते हो 760 mmHg। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक बार फिर से वो कंटेनर वाला एग्जांपल लेते हैं और अज्यूम करते हैं यहाँ पे h हाइट नीचे मेरी कोई एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, और ये पानी के अंदर रखा हुआ है चीज। ठीक है, तो बेसिकली इस बॉल के ऊपर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, एक तो क्या लग रहा है? इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जिसको हम लोग P0 मान लेते हैं। एक तो बॉल h हाइट अंदर गई है तो उसके ऊपर ρgh भी लग रहा है। तो टोटल प्रेशर इसके ऊपर कितना लग रहा है? एक लग रहा है P0 और प्लस ρgh। तो बेसिकली किसी भी बॉडी पर जो टोटल प्रेशर एक्ट होता है वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, किसी भी चीज पर जो टोटल प्रेशर होता है वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। सिंपल। अब गेज प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर सिंपल सा डेफिनेशन बताऊंगा। गेज प्रेशर मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब P - P0 कर दो, वही हो जाएगा तुम्हारा गेज प्रेशर। सिंपल, इजी। P - P0 क्या हो जाएगा? गेज प्रेशर। तो इस पर्टिकुलर केस में गेज प्रेशर की वैल्यू ρgh है, जो कि होता है डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीनों टाइप समझ में आ गया। अब देखते हैं मेजरमेंट कैसे किया जाता है प्रेशर का। तो अभी हम लोग देखते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर, जिसका पूरा नाम है मरकरी बैरोमीटर, क्योंकि इस बैरोमीटर के अंदर हम लोग जनरली मरकरी डालते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग। तो मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट्स मान लेते हैं, एक बी पॉइंट, एक ए पॉइंट। मैं आराम से आप लोगों को ये सब बताऊंगा, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा यहाँ तक मरकरी हमारा भर रखा है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे आप ब्लड प्रेशर वाली मशीन देखो, उसमें मरकरी राइज करता है। ठीक है, वैसा ही कुछ आप लोग इसको मान सकते हो। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छा, बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्ट्रूमेंट बोल दो या तो। ठीक है, ओके। इसमें हम लोग क्या करते हैं?
कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर पता करते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ बी पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, कंटेनर वाला एग्जांपल याद करो। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा जिसको हम लोग पीए मान लेते हैं, और एक तो इसकी हाइट के कारण ρgh लग रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ से पूरी की पूरी एयर बाहर निकाल लेते हैं, एटमॉस्फेयर ही हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो जाएगा, और ये जो वैक्यूम क्रिएट करते हैं ना इसको हम लोग टॉरिसेलीज वैक्यूम बोलते हैं। याद रखना इस चीज को, यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट किया इसको टॉरिसेलीज वैक्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो भी प्रेशर है वो किसके कारण है, सिर्फ मरकरी के कारण है। तो बेसिकली ए पॉइंट पर प्रेशर कितना हो गया, 0 हो गया, तो पीए 0 हो गया। तो इसका मतलब बी पॉइंट पर तुम इजीली प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हो। आइए अभी हम लोग देखते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो इसमें बेसिकली एक यू ट्यूब होता है, ठीक है। इसको आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो वहाँ पे यू ट्यूब मैनोमीटर के नाम से जाना जाएगा इसको। तो बेसिकली इसमें वाटर या तो केरोसिन का यूज होता है, और बेसिकली इसी सेटअप को मैनोमीटर कहा जाता है। सिंपल सा चीज होता है यहाँ पर भी, ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी, आपका पॉइंट सी और ये आपका पॉइंट डी। यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है, और उसके बाद आपको पता है कि सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इसके बाद में बताऊंगा। सेम हाइट लेवल पर सेम प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे पॉइंट बी जहां पर है उसी हाइट पर पॉइंट सी भी है, तो दोनों लगभग सेम हाइट पर है, तो इसका मतलब दोनों पर प्रेशर सेम होगा। इसका मतलब जो प्रेशर बी पर होगा वही प्रेशर सी पर होगा। तो बी पर कितना प्रेशर होगा, इस वाले एग्जांपल से बताओ। बी पर एक तो ए के कारण प्रेशर होगा और एक तो ρgh के कारण प्रेशर होगा, बट ए को हम लोग अगेन 0 कर देंगे, तो बी पर कितना प्रेशर होगा, ρgh होगा। तो सी पर कितना प्रेशर हो जाएगा, वही हो जाएगा ρgh, ठीक है। सिंपल यही चीज हम लोग इसमें भी कर देते हैं। ओके, सो दिस इज इट। ओके, सो लेट्स डिस्कस हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो देखो मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ शेप है, तो इसमें अगर मान लो मैं यहाँ से पानी भरता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि अगर मैं यहाँ से पानी डालता हूँ तो सबसे पहले होगा क्या, ये पूरा फुल होगा, उसके बाद ये भरेगा। मैं छोटा सा डायग्राम से बता रहा हूँ, ठीक है, टाइम कम है। तो बेसिकली ये पहले फुल होगा उसके बाद ये फुल होगा, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन बेसिकली होगा ऐसा, जब तुम पानी डालोगे ना तो वो सेम लेवल पर चलेगा। जब यहाँ पर इतना पानी होगा तब यहाँ पर भी इतना ही पानी होगा, जब यहाँ पर इतना पानी होगा तो यहाँ पर भी इतना ही पानी होगा। तो बेसिकली इसी ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसका मतलब ये है कि सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है। अब यही इसी ऑब्जर्वेशन से एक नया लॉ निकल के आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है, तो बेसिकली इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वर्ड टू वर्ड याद करके जाना। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, टेक्स्ट बुक से याद करना, ठीक है। It states that the pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally to every point provided the effect of gravity is neglected। मतलब अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और तुमने क्या किया, यहाँ पे अंदर एक प्रेशर P लगाया, तो बेसिकली ये जो प्रेशर P है वो इस कंटेनर के हर एक पॉइंट पर, इस कंटेनर के वॉल के हर एक पॉइंट पर सेम लगेगा। मतलब यहाँ पर भी प्रेशर P लगेगा, 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 ठीक है। जैसे हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना है A, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A/2, तो इसका एरिया कितना है 2A है, ठीक है। मैंने क्या किया, ऊपर से प्रेशर P लगाया, तो अब होना क्या चाहिए कि बेसिकली यहाँ से अगर प्रेशर P लगाया है तो यहाँ पर भी यही प्रेशर P लगना चाहिए, यहाँ पर भी यही प्रेशर P लगना चाहिए। लेकिन अगर ये प्रेशर P यहाँ लगेगा, ये प्रेशर P यहाँ लगेगा, तो थोड़ा चेंज नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो बेसिकली फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा उस प्रेशर को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं सी, तो बेसिकली पीबी। तो बेसिकली हमें पता है कि पीए जो है वो पीबी के इक्वल होगा। ए पर जो प्रेशर लगा है वो कितना लगा है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया है। बी पर कितना फोर्स लगा है वो हमें नहीं पता है, ठीक है, तो एफ बी मान लेते हैं। एरिया कितना है इसका A/2, ठीक है, ये 2 ऊपर गया, तो एफ ए अपॉन ए इक्वल टू 2FB अपॉन ए से ए खत्म, तो एफ ए की वैल्यू जो है वो 2FB के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब FB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, FA/2, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जो प्रेशर लगा था वही प्रेशर यहाँ पे लगा, लेकिन जो प्रेशर लगा उसके कारण जो फोर्स जनरेट हुई, ठीक है, वो कितनी थी, आधी हो गई। सिंपली अगर तुम 2A पर निकालोगे तो यहाँ पर वैल्यू 2F आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ से 5 न्यूटन लगाओगे तो यहाँ पे 10 न्यूटन लग जाएगा। हाँ, और इसी ऑब्जर्वेशन को लेके हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक बनाए जाते हैं, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। चलिए अभी हम लोग इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। पहला एप्लीकेशन होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कार्स को यूज करने के लिए जो यूज होता है ना वो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, देखो समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा छोटा रखते हैं, ठीक है, सेटअप बता रहा हूँ। यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, इसको आप लोग इस एरिया को मान लो A2 और इस पर्टिकुलर एरिया को मान लो A1, ठीक है, इसको आप लोग मान लो A2 और इसको मान लो A1, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो मान लो F1 लग रही है और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो F2 लग रही है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से छोटा सा प्रेशर P लगाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, वही छोटा सा प्रेशर P लगाते हैं, या फिर यूं कह दो छोटा सा फोर्स F लगाया हमने यहाँ पे,
ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ होना क्या चाहिए कि जो प्रेशर यहाँ लगाया वही प्रेशर यहाँ लगना चाहिए, राइट। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। तो इसका मतलब ये है कि पी ए जो है वो पी बी के इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू होना चाहिए F2 अपॉन A2। तो इसका मतलब F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 अपॉन A1 इंटू F1, करेक्ट। तो बेसिकली A2 की वैल्यू बहुत बड़ी है, A1 की वैल्यू बहुत छोटी है, ऊपर बहुत बड़ा नंबर नीचे बहुत छोटा नंबर, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय फोर्स, तो बेसिकली वो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब छोटी सी फोर्स से तुमने बहुत बड़ी फोर्स जनरेट कर दी अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। सेम चीज हाइड्रोलिक ब्रेक में होती है। तुम कार में बैठ के जब ब्रेक मारते हो थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हो ब्रेक्स के ऊपर, लेकिन वो पूरे टायर को रोक देते हैं। सेम चीज वहां भी होती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, शायद आपके दिमाग में ना गया हो कि कैसे हो गया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया इसका एरिया था 10 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया था 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो प्रेशर लगाया उसके कारण जो F1 की वैल्यू आई वही 2 न्यूटन की, ठीक है। तो हमने 2 न्यूटन का छोटा सा फोर्स लगाया, ऐसे लग जाएगा 2 न्यूटन, ठीक है, ऐसे, ओके। तो बेसिकली F2 की वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आई, A2 की वैल्यू कितनी है 10, A1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 10 अपॉन 1 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 टू 20। मतलब तुमने 2 न्यूटन फोर्स लगाई, सामने से 10 गुना ज्यादा 20 न्यूटन फोर्स निकला, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे वहां पे कार ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, देख सकते हो आप लोग वो भी। चलिए अभी हम लोग समझते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से पहले 2 छोटे टर्म्स होते हैं जो आप लोग समझ लो। एक होती है कोहेसिव फोर्स और एक होती है एडहेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेसिव फोर्स मतलब बेसिकली ये क्या होता है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। मतलब जैसे मान लो पानी है, तो पानी को आप एक बोल में रखो, ठीक है, तो उसमें क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो वो कोहेसिव फोर्स के कारण कनेक्टेड है। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि बहुत सारे मर्क्यूरी के छोटे छोटे ड्रॉप थे, उनको साथ में किया तो एक बड़ा ड्रॉप बन गया, तो वो क्या है, कोहेसिव फोर्स के कारण। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल हुए बट एक साथ जुड़ गए। जैसे आपके हाथ के ऊपर पानी का बूंद चिपकता है ना, तो वो एडहेसिव फोर्स के कारण होता है। ये जैसे फेविक्विक है तो वो एक एडहेसिव है। तो सरफेस टेंशन को हम लोग समझते हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी से हम लोग समझेंगे तो सरफेस, फिल्म, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाली ये सारी चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएं, ठीक है। देखो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखो आपके ये वाटर है, तो वाटर में कैसा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब दुनिया में हर कोई क्या चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो अपनी एनर्जी को कम से कम रखे। एनर्जी को कम से कम रखना मतलब अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्टेबल रखना। आप क्या चाहोगे कि आप गुस्से में घूमते रहो, बस यहाँ वहां भागते रहो, नहीं। आप चाहोगे आप एक जगह पे शांति से बैठे रहो, ठीक है, या तो कुछ करो बट शांति से, ठीक है। तो दुनिया में हर कोई चाहता है कि वो अपनी एनर्जी कम करे, तो यहाँ पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स चाहेंगे कि वो अपनी एनर्जी कम करे। तो बेसिकली ये अभी h हाइट पर है, तो ये अपनी हाइट को अगर कम करेंगे तो इनकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स अपनी क्या करेंगे, एनर्जी कम करना चाहेंगे तो वो नीचे आएंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल यहाँ से हट के नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स बेसिकली नीचे आ गए अपनी एनर्जी को कम करने के लिए। तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आएगा, कोहेसिव फोर्स आएगा, जिसके कारण वो साथ में अटैच होंगे। तो बेसिकली ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल कुछ ऐसा अटैच हो जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल भी ऐसा अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूल भी अटैच हो जाएगा और ये वाला मॉलिक्यूल भी अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक क्या आ गया, एक लेयर बन गया। यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे अब एक ऐसा लेयर बन गया, पहले मॉलिक्यूल्स थे, अब ये पूरा ऐसा लेयर बन गया है, ठीक है। और इसी लेयर में जो तनाव आया है इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो बेसिकली इसमें जो फोर्स लगता है इस तनाव का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके लेंथ के। तो F इक्वल टू आ जाता है TL, T इक्वल टू क्या आ जाता है F/L, ठीक है। T क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको आप लोग कहते हो सरफेस टेंशन, ठीक है। T क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से भी आप सरफेस टेंशन को समझ सकते हो कि कोई भी लेयर जो होती है वो एक फोर्स लगाती है, ठीक है, और वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, उस लेयर की लेंथ के। तो F इक्वल टू आ जाता है T इंटू L, तो T इक्वल टू हो जाता है F/L। तो T क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया सरफेस टेंशन। इसी सरफेस टेंशन के कारण मच्छर वगैरह पानी पे खड़े रह पाते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को सरफेस टेंशन। इसमें स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वगैरह होता है, मतलब बेसिकली कोई एक मॉलिक्यूल पकड़ लो यहाँ पे, अब एक मॉलिक्यूल के अंदर एक इमेजिनरी स्फीयर बना दिया जाता है जिसका रेडियस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके इन्फ्लुएंस तक, ठीक है, जितना उसका इन्फ्लुएंस है उसके, तो उसको रेडियस बोला जाता है, उसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोला जाता है। यहाँ सरफेस फिल्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये छोटी मोटी डेफिनेशन है, वो टेक्स्ट बुक से याद कर लेना उसको अच्छे से, ठीक है। अभी समझते हैं सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम्पल में आपने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो थे वो नीचे चले गए और कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर रह गए। तो जो मॉलिक्यूल ऊपर रह गए उनकी एनर्जी ऑब्वियस सी बात है नीचे वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा है। तो बेसिकली जो ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है नीचे वाले मॉलिक्यूल से, उसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी,
सरफेस मॉलिक्यूल सरफेस एनर्जी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। एनीवे, सो दिस इज सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है। सरफेस एनर्जी को आप लोग वर्क डन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज वर्क कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी, ठीक है, आप लोग मतलब शॉर्टकट में याद कर सकते हो। तो W इक्वल टू TdA या फिर DW इक्वल टू TdA, ऐसा आप लोग याद कर सकते हो। ये किसके लिए होता है? ये ड्रॉपलेट, मरकरी, इन सब के लिए होता है, ठीक है, मरकरी ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट, इनके लिए होता है। लेकिन अगर हम लोग सोप फिल्म की बात कर दे या सोप बबल की बात कर दे, तो सोप बबल या फिर सोप फिल्म इनकी बात कर दे, तो वहां पे DW इक्वल टू हो जाता है 2TdA। अब ये एक्स्ट्रा 2 कहां से आ जाता है? ये एक्स्ट्रा 2 आ जाता है आपका इसलिए क्योंकि सोप या फिर बबल जो होते हैं ना, इनके अंदर 2 लेयर होती है, डबल लेयर होती है। DW क्या है? सरफेस एनर्जी। इसको आप लोग E भी लिख सकते हो या फिर वर्क डन भी लिख सकते हो। तो बेसिकली आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक अ सोप बबल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। कैसे करोगे? सिंपल सी बात है भाई, सोप बबल बना रहे हो आप, तो इनिशियल एरिया कितना 0, फाइनल एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 7 डालो, रेडियस 7 है ना, तो डीए की वैल्यू क्या आ गई? 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 7 डाल दिए, 49,4,198 पाई। तो बेसिकली डीए को यहाँ पे डाल दो, टेंशन की वैल्यू दी रहेगी, हो गया, आ गया सरफेस एनर्जी। इजी, ऐसे क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे। तो अभी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करते हैं जिसके एग्जाम में भी आने के चांसेस होते हैं, दैट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होता है वो हमें पता करना है। तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होती है PI माइनस P0, ठीक है, इसको एक्सेस प्रेशर बोला जाता है। कभी एग्जाम में आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इज दिस, तो इसका मतलब आपको PI माइनस P0 की वैल्यू दी है, सिर्फ PI नहीं है वो, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 2T/R फॉर लिक्विड, ठीक है, फॉर वाटर, और अगर ये सोप बबल की बात होगी तो 4T/R हो जाएगा, यू नो, डबल, ठीक है। एनीवेज, तो बेसिकली लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं। मान लो आपका पहले लिक्विड ड्रॉप कुछ ऐसा था, इसका रेडियस था कितना R, ठीक है, और इसके अंदर जो प्रेशर था वो कितना था? PI था, इसके अंदर का प्रेशर। अभी आपने लिक्विड ड्रॉप को थोड़ा सा बड़ा किया, ठीक है, अब इसका प्रेशर कितना है? अभी इस पे प्रेशर लग रहा है P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर का, ठीक है, और इसके रेडियस में भी थोड़ा सा चेंज आया ΔR का, ठीक है। तो अभी अगर मुझे इसमें निकालना है कि एक्सेस प्रेशर कितना है, तो उसको मैं कैसे निकालता हूं वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। हम लोग लेंगे सरफेस एनर्जी से, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि वर्क डन जो होता है वो इक्वल टू होता है TdA, ठीक है। इस ड्रॉप को बड़ा करने में कितना वर्क डन हुआ वो किसके इक्वल होगा? TdA के, सरफेस एनर्जी TdA, याद है ना। अच्छा, हम DA निकालते हैं, तो A1 निकाल लेते पहले। एरिया इनसाइड कितना है? तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये एरिया इनसाइड हो गया। A2 मतलब इसका पूरा एरिया अब कितना है बड़ा होने के बाद? तो वो हो जाएगा 4 पाई, और अब रेडियस की वैल्यू कितनी है? R प्लस ΔR, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा 4 पाई, अंदर ही अंदर A प्लस B का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये कुछ ऐसे ओपन होगा। और अब मैं आपको बता दूं कि ΔR की वैल्यू बहुत स्मॉल थी और उसका स्क्वायर कर दिया, तो कभी भी छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे ना तो वो और छोटा हो जाता है, यकीन ना हो तो 0.1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और बड़े नंबर का करोगे तो बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली ये छोटा था, स्क्वायर कर दिया और छोटा हो गया तो वो हट गया। तो आपके पास बचा 4 पाई R स्क्वायर प्लस 8 पाई R ΔR, ये हो गया A2। तो DA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? DA मतलब चेंज इन एरिया, मतलब A2 माइनस A1 मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो फाइनल एरिया 4 पाई R स्क्वायर प्लस 8 पाई R ΔR माइनस इनिशियल एरिया था 4 पाई R स्क्वायर, वो उससे खत्म, तो DA की वैल्यू आपको मिल गई। तो DA की वैल्यू कितनी है? 8 पाई R dr ΔR, ठीक है। अच्छा, अब वर्क डन क्या होता है? अगर आपको याद हो तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? ΔR का, तो F इंटू ΔR इक्वल टू TdA। DA की वैल्यू कितनी आई है? 8 पाई R ΔR, क्लियर। T यहाँ से और DA यहाँ से, वर्क डन की जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ΔR समाप्त। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर कौन सा हमें लेना है? एक्सेस वाला। तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या है? PI माइनस P0 इनटू एरिया। एरिया कितना होगा इसका पूरा? इसका एरिया होगा 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। इनसाइड लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो स्मॉल r होगा, ठीक है, 4 पाई R स्क्वायर, और इधर क्या है? 8 पाई R। तो R से R खत्म, पाई से पाई खत्म, 4 से 2, ठीक है, और T भी था यहीं पे, तो PI माइनस P0 की वैल्यू आ जाएगी 2T/R। सिंपल डेरिवेशन, इजी, इंपॉर्टेंट है, कर लो, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की। सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है, देखो डेफिनेशन क्या कहता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेजर्ड विद इन द लिक्विड। सिंपल डेफिनेशन है, तुम्हें बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, देखो सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये तुम्हारा एक लिक्विड के लिए हम लोग मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे, तो बेसिकली हम लोगों ने लिक्विड बना लिया एक कंटेनर के अंदर, और यहाँ पर आपका लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है? सो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का फ्री सरफेस मतलब कौन सा सरफेस? ये वाला, एकदम ऊपर वाला, ठीक है। इस पे एक टेंजेंट मारो। अच्छा, टेंजेंट कहाँ मारना है वो भी तुम्हें मेंशन कर रखा है, देखो, एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट मारो, तो मतलब यहाँ पे मार सकते हो या यहाँ पे मार सकते हो, यहीं पर तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है लिक्विड और सॉलिड का, यहाँ पे मार दिया। चलो तो बेसिकली फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड का यहीं पर कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ मार दिया टेंजेंट। मेजर्ड विद इन द लिक्विड, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन भी तुम्हें बहुत कुछ बता रही है। क्या बता रही है? देखो यहाँ से दो एंगल बना ना, एक तो ये वाला एंगल बना और एक तो ये वाला एंगल बना। हमें कौन सा लेना है? हमें विद इन द लिक्विड लेना है, मतलब हमें ये वाला एंगल लेना है। ये वाला एंगल में तो ऊपर लिक्विड के बाहर जा रहा है ना, तो बेसिकली वो नहीं लेना है। सो दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका डेफिनेशन से याद करना, और इस पे 3 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर नेचर, दूसरा इम्प्योरिटी, तीसरा टेम्परेचर। 3 फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कब कौन सा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है और कौन सा मेनिस्कस बनता है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं मेनिस्कस की। देखो कॉनकेव मेनिस्कस कब बनता है? जब एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वाटर और ग्लास के केस में, ठीक है। आप अगर ग्लास में पानी लोगे तो उसमें कॉनकेव मेनिस्कस आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्यों बनता है? क्योंकि वाटर में कुछ एडिसिव और कोहेसिव फोर्स का यहाँ पर रीजन होता है। वो उतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है। बस इतना याद रखो कि एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे कौन सा मेनिस्कस बनता है? कॉनकेव। ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे कौन सा मेनिस्कस बनता है? कॉन्वेक्स। एग्जाम्पल जैसे मर्कुरी ले लें हम लोग ग्लास लिक्विड में, ठीक है। अच्छा, जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कब कब बन सकता है? एक तो प्योर वाटर के केस में बन सकता है, एक तो क्लोरोफॉर्म के केस में बन सकता है, एक तो ऑर्गेनिक लिक्विड के केस में बन सकता है। अगर इन तीनों में से किसी को भी आप ग्लास में लेते हो तो जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें, इनको याद रखो। द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड व्हेन अ कैपिलरी इज डिप्ड इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। एक लिक्विड के अंदर अगर आप कोई कैपिलरी डालते हो तो आप देखोगे कि जो लिक्विड का लेवल है ना उस कैपिलरी के अंदर थोड़ा सा ज्यादा है या फिर कभी थोड़ा सा कम है। ये प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फॉर्मूला, ठीक है। आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने आएगा कि कैपिलरी को डिप किया गया, कितने हाइट तक वाटर ऊपर जाएगा, वो सब पता करो, ठीक है। तो जैसे आप लोग सिंपल सा देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने कैपिलरी डाली तो वाटर का लेवल यहाँ ऐसा है और यहाँ पर ऐसा रहेगा, ठीक है। मतलब h हाइट से वाटर लेवल ऊपर चला जाता है। तो इस h की वैल्यू क्या होती है वही हमें पता करने की जरूरत है। तो h की वैल्यू क्या होती है? 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, ये होती है इस h हाइट की वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर आ सकता है। ये लिक्विड नीचे भी जा रहा है, ठीक है, कैपिलरी फॉल भी हो रहा है, तो भी फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। बस क्या होगा? फॉल होगा भाई, थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, और क्या। पानी यहाँ पर इतना है, कैपिलरी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड इतना है, तो ये h हाइट से फॉल हुआ है। अब ये जो h हाइट है इसका फॉर्मूला क्या है? सेम, h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। t क्या है? सरफेस टेंशन, रो क्या है? डेंसिटी, ठीक है, रो क्या है? डेंसिटी, g क्या है? ग्रेविटी, r क्या है? r है रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है, या फिर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। जो भी आपने कैपिलरी डाली है इसके अंदर उसका जो रेडियस है वो है r। t क्या है? सरफेस टेंशन। थीटा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तुम में से कोई बता सकता है? इट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सब कुछ समझ गया? कौन क्या है, मैं क्या हूं? कुछ नहीं। h क्या है? कितना हाइट राइज हुआ या फॉल हुआ है वो, ठीक है। तो h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये खत्म हुआ आपका फ्लूइड एट रेस्ट वाला पार्ट। इतना जल्दी? हाँ, 20 मिनट। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्लूइड इन मोशन, ठीक है। जब फ्लूइड मोशन में होता है तो कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज, कोई भी फ्लूइड अगर मोशन में होता है ना तो उसमें 2 तरीके का फ्लो हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसका फ्लो 2 टाइप का हो सकता है। पहला होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो बेसिकली हमारे घरों में जो पानी आता है वो जिस स्पीड से आता है उस स्पीड पर तो टर्बुलेंट फ्लो ही पॉसिबल है, ठीक है। मतलब हाई स्पीड पर भी आप स्ट्रीमलाइन फ्लो करा सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो को रोटेशनल फ्लो भी बोला जा सकता है, वो एक तरीके से रोटेट करते हुए आते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल फ्लो। और ये इररोटेशनल फ्लो, क्योंकि इसमें सीधे तरीके से गिरते हैं, ठीक है। साइड में आप वीडियो देख सकते हो, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो का एग्जांपल है, ओके। तो बेसिकली इसमें आपको ऐसा लगेगा कि पानी जो है वो वहीं पर अटका है, गिर नहीं रहा है, वो वहीं पर अटका है, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ खास बातों की बात कर लेते हैं। ओके, तो अब कुछ खास चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जिस वेलोसिटी पर स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में चेंज होता है उस वेलोसिटी को कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आर ईटा अपॉन रो डी। आर क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर एक कांस्टेंट होता है। जनरली रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 1000 है तो वहां पर स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में चेंज होती है। जनरली कभी कभी वो 2000 भी हो सकता है, बट जनरली 1000 होता है, ठीक है। ईटा क्या है? ईटा है विस्कोसिटी। नाउ अ न्यू टर्म अराइजेस, व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड लेयर्स, ठीक है। जैसे आप शहद को नीचे गिराते हो तो ऊपर से आप तेजी से गिराओगे शहद को, लेकिन शहद जो नीचे आएगी ना वो अपनी स्पीड पर ही आएगी, स्लो स्लो। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो नीचे की लेयर्स है ना शहद में, शहद जो गिर रही है उसमें जो नीचे की लेयर्स है ना उसको ऊपर की लेयर्स खींच रही है फ्रिक्शन से, उसी फ्रिक्शन को बोलते हैं विस्कोसिटी। लिक्विड के अंदर जो लेयर्स है उन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। रो इज द डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर फ्लूइड। डी क्या है? डायमीटर ऑफ ट्यूब, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो फ्लो हो रहा है ना इसमें तुमने एक इमेजिनरी ट्यूब
इमेजिन कर लिया, अज्यूम कर लिया, तो इसका जो डायमीटर होगा वही है ये d। ठीक है, इमेजिनरी होता है ये बेसिकली वो। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फंडा है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। ओके, सो नाउ डिस्कस व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आई एम सॉरी, मैंने विस्कोसिटी बोल दिया था, इट्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यू माइट बी। तो बेसिकली अभी हम लोग डिस्कस करते हैं विस्कस फोर्स क्या होती है। तो बेसिकली हर एक लिक्विड लेयर जो होती है ना, वो एक अलग अलग स्पीड से चलती है। कोई v से चलता है, कोई v प्लस dv से चलता है, कोई v प्लस 2dv से चल सकता है, या v प्लस dv डैश से चल सकता है। ठीक है, जैसे आप शहद गिराते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ कुछ शहद जो शहद नीचे होता है उसमें वो बहुत ही धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है, और जो ऊपर होता है वो तेजी से नीचे गिरता है, बट नीचे जाते जाते स्लो हो जाता है। तो बेसिकली अलग अलग लेयर की अलग अलग स्पीड होती है, एंड ऑल दीज बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ईटा क्या था वहां पे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था, मैंने शायद विस्कोसिटी बोल दिया था। एनीवेज, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो विस्कस फोर्स होता है या जो ड्रैग फोर्स होता है, इसका दूसरा नाम ड्रैग फोर्स भी होता है, वो जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइड बाय लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल अपॉन लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वेलोसिटी से गिर रहा है नीचे अपॉन इस लेयर की जो लेंथ है वो होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये जो विस्कस फोर्स होता है ना, वो इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पे आता है एक कांस्टेंट ईटा, और इसी ईटा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ड्रैग फोर्स निकालने के लिए या फिर विस्कस फोर्स निकालने के लिए पूछ सकता है, तो उसमें आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया रहेगा या फिर एरिया ऑफ पर्टिकुलर लेयर दिया रहेगा, और dv बाई dx की वैल्यू भी दी रहेगी, ईटा भी दिया रहेगा, फोर्स पूछेगा, तो निकाल लेना, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि जब भी कोई एक फ्लूइड नीचे गिरता है और उसमें जो विस्कस फोर्स होती है उसके कारण उसकी स्पीड नीचे आते आते कम हो जाती है। मतलब एक लिक्विड का लेयर दूसरे पर फ्रिक्शन कर रहा है, जिसके कारण उसकी स्पीड में इफेक्ट हो रहा है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये जो फ्लूइड है, क्या ये दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी एक्ट करता है अगर उसको हम लोग अंदर डालें? द आंसर इज यस। अगर आप एक कंचे को पानी में डालो, ठीक है, तो वो तेजी से नीचे जाएगा। फिर आप उसी सेम कंचे को तेल में डालो, धीरे धीरे नीचे जाएगा। उसी कंचे को शहद में डालो, नीचे 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 बहुत धीरे जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली जो फ्लूइड है ना, वो एक फोर्स एक्ट कर रहा है उन सभी के ऊपर, एक विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है वो हमें बताएगा स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ क्या कहता है? द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर फॉलिंग इनसाइड अ लिक्विड या फिर इनसाइड अ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेडियस इनटू वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी भी हो सकती है ये। ठीक है, अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ये एक नया टर्म आ गया है, फिलहाल इग्नोर करो, बस याद रखो ये टर्मिनल वेलोसिटी है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पे 6 पाई करके कांस्टेंट आता है, तो 6 पाई आर ईटा वी, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ। ठीक है, F इक्वल टू 6 पाई आर ईटा वी। ये उस फोर्स की वैल्यू होती है जो एक पर्टिकुलरली स्फीयर पर एक्ट करता है फ्लूइड जब वो नीचे गिरता है। मान लो ये फ्लूइड, ये स्फीयर नीचे गिर रहा है, तो ये फ्लूइड क्या करेगा? इस पे विस्कस फोर्स लगाएगा, राइट। ये स्फीयर नीचे गिर रहा है तो ये फ्लूइड क्या करेगा? इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स जब ये स्फीयर नीचे गिर रहा है तो फ्लूइड क्या करेगा? उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगाएगा, जिसके कारण उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होती है, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 6 पाई आर ईटा वी। तो कभी भी आपको एग्जाम में विस्कस फोर्स पूछे, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। अब देखो, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है, वो कब यूज करना है। वो तब यूज करना है जब पर्टिकुलरली लिक्विड की ही बात हो रही है। ये तब यूज करना है जब आपको वो लिक्विड दूसरे स्फीयर पर कितना फोर्स लगा रहा है वो पता करना है। और एक चीज, उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया रहेगा, नहीं दिया है तो ये लगाना है, सिंपल। इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका डेफिनेशन भी याद कर लेना। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी आ गई टर्मिनल वेलोसिटी। इससे बहुत सारे लोग चकरा गए, बहुत ही सिंपल सी चीज है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वाटर बॉटल था, या फिर चलो जार था एक तुम्हारे पास, ठीक है, इसमें पानी भर रखा था तुमने, तो तुमने क्या किया? इसमें कंचा डाला। ठीक है, तो जब तुम कंचा डालोगे तो ये पहले क्या होगा? पहले कंचा तेजी से नीचे जाएगा। ठीक है, पहले कंचा तेजी से नीचे जाएगा, फिर जाते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी नीचे जाने की स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, और उसी कांस्टेंट स्पीड को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तुमने मान लो कोई एक ड्रम लिया और उस ड्रम के अंदर तुमने कंचा बहुत जोर से फेंका, तो जब तुम जोर से उसमें कंचा फेंकोगे तो पहले वो तेजी से नीचे जाएगा, फिर नीचे जाते जाते, मान लो बहुत बड़ा ड्रम है, ठीक है, नीचे जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी नीचे जाने की स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसका डेरिवेशन भी होता है, जब इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो बेसिकली जब नीचे जा रहा होता है तो इस पे एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रही होती है, जिसको Fu बोलते हैं, नीचे की तरफ इसकी mg लग रही होती है, ठीक है, और इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स भी लग रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली Fu प्लस Fv इक्वल टू mg। Fu क्या होता है? अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? रो Vg। V क्या है? विस्कस फोर्स, दैट इज 6 पाई आर ईटा वी। m को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी, तो बेसिकली ये कौन सा mg है? ये इस मटेरियल का mg है,
तो इस मटेरियल की जो डेंसिटी होती है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा वीजी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इस क्वांटिटी को तुम ओपन करके जब सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये क्या है, तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी है। तो यहाँ से जब तुम डिराइव करोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी की तुम्हें फॉर्मूला मिलेगा 2/9 r²g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ठीक है, ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू होती है 2/9 r²g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। सिंपल, ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, डिराइव करने भी आ सकता है, तो मेन इक्वेशन याद रखो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। सिंपल सी चीज है कि यार अगर तुम किसी का भी एरिया बढ़ा दोगे तो उसके अंदर से जो लिक्विड आ रहा है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड कमिंग आउट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बेसिकली पाइप को तुमने देखा होगा, पाइप से तुम पानी जब दे रहे हो तो पाइप का अगर मुंह तुम आधा बंद करो तो उस पानी की स्पीड तेज हो जाती है। तो इसका मतलब अगर एरिया को आधा करोगे वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसका मतलब ये है कि A1V1 जो होगा वो A2V2 के इक्वल होगा। तो बेसिकली तुम्हारा जो A1V1 है वो A2V2 के इक्वल होगा। तो इसमें तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई फ्लूइड जो है वो 10 मीटर स्क्वायर से अंदर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, बट बाहर आने का एरिया जो है वो 5 मीटर स्क्वायर है, तो वहां से फ्लूइड कितना तेजी से आएगा। तो वहां पे डबल हो जाएगी स्पीड, क्योंकि एरिया आधा हुआ तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी, 10 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बर्नौली इक्वेशन। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है। तो जैसे वहां पे A1V1 इक्वल टू A2V2 होता था, इसका मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट रहता था। तो यहाँ पर भी जो बर्नौली का इक्वेशन है ना, वो किसी भी पॉइंट को तुम पकड़ लो वहां पे कांस्टेंट रहता है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। उतना हार्ड नहीं है ये, इक्वल टू कांस्टेंट। कैसे याद कर सकते हो? सिंपल है, प्रेशर, पानी का प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर हाफ रो वी स्क्वायर। सिंपल, इजी, बस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, सिंपल तुमसे बर्नौली इक्वेशन लिखने के लिए वो बोल देगा, तो बर्नौली इक्वेशन में तुम ये लिख सकते हो या फिर तुम ये भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, न्यूमेरिकल इससे शायद ही तुमसे पूछे क्योंकि काफी बड़ा है। ठीक है, अब लास्ट आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। तो बेसिकली बर्नौली इक्वेशन के 5 एप्लीकेशन होते हैं, याद कर लो, लिखने के लिए आ सकता है कोई 4। ठीक है, 5 कर लो वैसे। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, वेंचुरी ट्यूब, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, मतलब बेसिकली जो जहाज उड़ता है उसमें भी इसी का ही रोल होता है। तो डीप एक्सप्लेनेशन की कोई खास आपको जरूरत नहीं है याद करने की, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने नहीं बोलेगा। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको जानना है, बहुत ज्यादा उत्सुकता है, तो आप बड़ा वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर और ब्लोइंग ऑफ रूफ, मतलब जो आपका छत उड़ जाता है वो भी बर्नौली के कारण होता है। ऐसा नहीं है, बर्नौली ने बेसिकली उस इक्वेशन को ढूंढा, तो ये बर्नौली के कारण नहीं होता है, होता तो बेसिकली वो प्रेशर और हवा के ही कारण होता है। ठीक है, ओके, तो बेसिकली दिस वाज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी KTG। थैंक यू।